दुकान पे होके चले। होके चलना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांग है कि भर्ती घोटाले करने वाले लोग, वो चाहे इस प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी हो, इस प्रदेश के विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री हो, जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है, जिन लोगों ने युवाओं के सपने पर पानी फेरा है, हमने 450 दिनों से देहरादून धरने पर बैठे हुए और एक मांग के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में भाई साहब आप लोगों को पता है भाई, लोकसभा का जो चुनाव है ना, वो चल रहा है आजकल बहुत पीक पे। तो इस लोकसभा चुनाव में मतलब आज हमारे यहाँ पे प्रतापनगर में थी लमगांव में रैली। इस रैली में बॉबी पवार की जो रैली थी उसको मैंने पूरा कवर कर रखा है, तो आप लोग जाओ। और उन्होंने रोजगार पे बहुत कुछ बोला यार, बहुत कुछ। युवा नेता हैं, युवा संसद प्रत्याशी हैं आप लोगों के बीच में। जाओ, पूरा ब्लॉग वॉच करना और ज़रूर सपोर्ट भी करना उनको। और भाई बॉबी भाई आ चुके हैं हमारे, इनके स्वागत के लिए हम जा रहे हैं इस टाइम पे। देखिएगा यहाँ पे ये मालाओं के साथ बॉबी भाई का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। जिंदाबाद 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 बॉबी भाई जिंदाबाद बॉबी भाई जिंदाबाद बॉबी भाई जिंदाबाद बॉबी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता के साथ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दुकान पे होके चले। होके चलना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। बॉबी भाई को लाना है, बॉबी भाई अगली बार, बॉबी भाई अगली बार। बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी पवार जिंदाबाद 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 बॉबी पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप किसी का भाई यहाँ पे रिपोर्टर भी आ रखे हैं भाई, देखिए यहाँ पे। हाँ। और आज धरती पर है, जिस धरती पर वीर उत्तम सिंह जी जैसे ने जो जन्म लिया था, कप्पू चौहान जैसे जो वीर योद्धा थे उन्होंने जन्म लिया था। आज हम उस धरती पर है जहां हमारे हिमालय बचाने के लिए, वन बचाने के लिए जो मुहिम चलाने वाले स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की इस धरती पर है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज हम आप लोगों के बीच आशीर्वाद लेने आए हैं, हम आज आप लोगों के बीच समर्थन लेने आए हैं। आज हम उन शहीदों और उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने आए हैं, जो सपने उन्होंने उत्तराखंड गठन के समय देखे थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज यह उत्तराखंड 24 वर्ष बनकर हुए हैं, परंतु जब इस राज्य के गठन के लिए जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब आंदोलन शुरू हुए थे, तो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस उद्देश्य, इस परिकल्पना, इस अवधारणा के साथ इस राज्य गठन की निर्माण के लिए नींव रखी थी कि हमारा एक अलग प्रदेश बनेगा। उस प्रदेश में हमारे आने वाले भविष्य, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहीं न कहीं इस प्रदेश में जो बहुत तेजी से पलायन हो रहा है वो रुकेगा। इस अवधारणा के साथ उन सभी आंदोलनकारियों ने कहीं न कहीं इस राज्य की लड़ाई को शुरू किया था। पर आज हम कहना चाहते हैं कि आज 24 वर्ष बाद भी वही जस के तस वही स्थिति इस राज्य की है। आज बड़ा दुख होता है कि आज हम उन 42 शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन 42 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है
तो वो लोग तो उत्तराखंड बनाने की लड़ाई के लिए लड़े थे, पर आज उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों को उत्तराखंड बचाने की लड़ाई लड़नी है। आज मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का ये माहौल है, जिस प्रकार का यह चुनाव है और जिस प्रकार से हम इस 14वीं विधानसभा में पहुंचे हैं और लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है, लगातार जो जनता का प्यार मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कहीं ना कहीं उन पार्टियों के कार्यकर्ता जो पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी हैं उनसे नाखुश हैं, और कह रहे हैं कि हमारे पार्टियों ने हम पर प्रत्याशी थोपे हैं, हमें प्रत्याशी नहीं दिए हैं। तो इस माहौल को देखकर लग रहा है, इस माहौल को देखकर यही लग रहा है, यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, आज चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई, जब जब जनता ने एकता दिखाई, तो सामने कितनी भी बड़ी राजशाही हो, वो बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर खड़ी हो रही है, तो उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन नहीं है, उस अस्पताल के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जहां पर अगर कोई थोड़ा सा गिरकर किसी के पांव में मोच आ जाए तो उससे भी ऋषिकेश और देहरादून की दौड़ लगाने पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये लड़ाई है, आज ये उत्तराखंड के अस्तित्व और स्मृति की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो 3 बार की सांसद है, 3 बार की सांसद होने के बावजूद भी मैं समझता हूं, या आप लोग देख लीजिए कि वो उनके 3 बार के कार्यकाल में उनकी 100 दिन की उपस्थिति इस क्षेत्र में भी नहीं रही होगी। अरे दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि के रूप में पैसा आता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सांसद महोदय उस पैसे को भी यहाँ से लैप्स करवा के वापस कर देती है। जिस पैसे से यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था सुधर सकती थी, शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ सड़कों की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ के युवाओं को कहीं स्वरोजगार की व्यवस्था हो सकती थी, उस पैसे को इस सांसद निधि के माध्यम से वो वापस भेजने का काम करती है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बीच रहने वाले लोग जो अनेकों मुद्दों को प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे बीच से आगे जाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई चाहे रोजगार की लड़ाई हो, वो लड़ाई चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, हमने जब 5-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ाई लड़ी तो कहीं न कहीं हमें भी समझ आया, और कहीं न कहीं जो इस प्रदेश हित में जो चिंतित करने वाले लोग हैं, जो चिंता करते हैं इस प्रदेश की, उन लोगों ने जब कहा कि बेटा कब तक सड़कों पर लड़ते रहोगे, उन्होंने कहा कि बेटा सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार को ज्ञापन दे सकते हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम सड़कों पर लड़कर केवल सरकार का पुतला दहन कर सकते हो, परंतु तुम्हें अगर ये तय करना है कि प्रतापनगर क्षेत्र में एक 100 बेड का अस्पताल बनना है, तो ये सड़कों पर लड़कर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतापनगर के अंदर एक पॉलिटेक्निक खोलना है, तो ये सड़कों पर लड़कर तय नहीं किया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा तुम जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को इस उत्तराखंड की विधानसभा या भारत की संसद के भीतर जाना होगा। हम लोगों ने उनका ये सुझाव लिए, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन किया, और आज हमने इस लोकसभा चुनाव में उन लोगों के कहने पर, इस प्रदेश के युवाओं के कहने पर हमने ताल ठोकी, की लड़ाई लड़ी है। हम लगातार युवाओं के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमारी चिंता ये रहती है कि कहीं न कहीं इस प्रदेश का जो बेरोजगार नौजवान है, जो आज नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसी होगी। वो चिंता हमें सताती है, क्योंकि हम खुद उस लाइन से गुजर कर आ चुके हैं। आज हमारे प्रदेश में
नौजवानों को रोजगार देने के लिए अपार संभावनाएं हैं, पर हमारी सरकारों के पास उन नौजवानों को रोजगार देने का रोड मैप नहीं है। आज जिस प्रकार से मैं अगर टिहरी डैम की भी बात करूं तो टिहरी डैम में जो हमने आंकड़े जुटाए, जो आंकड़े निकाले, तो उससे बड़ा दुख हुआ। वहां पर जो आंकड़े निकले उसमें देखा गया कि टिहरी डैम में, जिस डैम में हमारे सैकड़ों गांव समा गए, जिस डैम के कारण हमारे हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, जिस डैम बनने के बाद हमने अपनी संस्कृति को खोया, जिस डैम बनने के बाद अगर गढ़वाल में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही है तो वो टिहरी डैम के कारण हो रही है। उसके बावजूद भी जब हमने डेटा जुटाया, आंकड़े निकाले, तो देखा कि टिहरी डैम में केवल और केवल उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी मिल रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिस डैम के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस डैम से केवल मात्र 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलना, कहीं न कहीं समझ में आता है कि ये सरकारें जो दिल्ली से चलने वाली सरकारें हैं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उत्तर प्रदेश से अपना हिस्सा, अपना हक मांग ले। आज हम ये मांग करते हैं, टिहरी डैम में कोई 100-200 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज ये लड़ाई टिहरी डैम को लेकर भी है। टिहरी डैम में 50% की हिस्सेदारी के स्वामित्व की लड़ाई है। 50% की हिस्सेदारी का स्वामित्व खुद उत्तराखंड होना चाहिए, और उससे जो पैसा आएगा, मैं कहना चाहता हूं यहाँ के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को उसी पैसे से रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आज बड़ा दुख हुआ कि जी टिहरी डैम जैसी कई परियोजनाएं हैं, कई सिडकुल को देख लो या कई ऐसे जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहां पर जियो तो बना था कि 70% स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, पर ये रोजगार कागजों में दिया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर धरातल पर रहकर इसमें काम किया गया, इसके आंकड़े जुटाए गए, तो कहीं न कहीं आज ये रेशो उल्टा बन चुका है कि 30% उत्तराखंड के स्थानीय युवा, 70% बाहर के युवा। तो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए। आज जिस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, आज इस प्रदेश को बचाने की जो समस्याएं हैं, इस प्रदेश को बचाने की जो मुहिम है, उस मुहिम से आप लोगों को जड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस शांतवादियों में, इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में कहा जाता है कि ये प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है, इस प्रदेश में अगर बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसी हैवानियत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये प्रदेश गलत दिशा की ओर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में जो दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे जो नेता, जो बड़े नेता, जो अपने आप को इस प्रदेश की महान नेता समझते हैं, वो नेता उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज अगर हमारे नेता पाक साफ है, अगर आपकी संलिप्तता उसमें नहीं थी, तो लंबे समय से बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उस सीबीआई जांच की मांग को पूरा करके बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच करवाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भले बहन अंकिता भंडारी के साथ ये प्रकरण हुआ हो, अगर ऐसे प्रकरणों पर रोक नहीं लगाई गई, ऐसे प्रकरणों पर रोकथाम नहीं हुआ, तो कल के दिन हमारी बहन बेटियां भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की इस लड़ाई में एकजुट और एकजुट होकर लड़ने की बात है। आज भर्ती घोटालों में हम लोग 450 दिनों से देहरादून में टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि भर्ती घोटाले करने वाले लोग, वो चाहे इस प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी हो, इस प्रदेश के विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री हो, जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है, जिन लोगों ने युवाओं के सपने पर पानी फेरा है, हमने 450 दिनों से देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं और एक मांग के साथ कि इन लोगों की सीबीआई जांच करवाई जाए। परंतु सरकार, विपक्ष जब अपने आप को पूरे दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं और कांग्रेस ने अपना अलायंस अभी खड़ा कर दिया है, इनके खिलाफ आप जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतनी बड़ी हिम्मत आपने दिखाई है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो हिम्मत की बात है, ये जनता चुनाव लड़वा रही है। जनता के साथ मिलकर जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष किया है, आज जनता ने मन बनाया है कि उनके भी कोई बात रखने वाला, उनकी मुद्दों पर रखने वाला, उनके मुद्दों पर लड़ने वाला कोई विधानसभा या संसद के अंदर होना चाहिए। तो ये जनता ने आदेश किया है, निर्देश किया है, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन हुआ है और आज इस चुनाव में खड़े हैं। आपने अभी जो है टेरी डैम में 50% की जो बात करी है, अगर आप चुन के जाते हैं तो क्या इसको आप करेंगे आगे? बिल्कुल, देखिए, हमारी ये मांग प्राथमिकता में रहेगी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को ठगा जा रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के सैकड़ों गांव वहाँ पर समा गए हैं, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। आज अगर बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है तो टिहरी डैम के कारण हो रही है। उसके बाद भी टिहरी डैम में केवल उत्तराखंड को 12% की रॉयल्टी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम चुनकर जाते हैं तो भारतीय संसद के भीतर इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा जाएगा कि इस उत्तराखंड में बना डैम, जहाँ पर उत्तराखंड के 50% स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि ये सरकारें इसलिए भी आवाज़ नहीं उठाती है क्योंकि ये सोचती है कि अगर इस पर फैसला लिया गया, इस पर डिसीजन दिया गया तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तो 5 सीटें हैं, 80 सीटें यूपी में, वो सीटें नाराज़ हो जाएंगी, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए फैसला लेने से डर रहे हैं। पर अगर जनता हमें चुनकर भेजेगी, इसके लिए भारत की संसद के अंदर झाड़ा जाएगा, प्रमुखता से इस मांग को उठाया जाएगा। ठीक है, कैसा हो जैसा हो। अभी हमारे पास